purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर. इस स्टोरी का जो पर्पस है वो इंट्रोड्यूस करना है कुछ बेसिक कंसेप्ट से जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं. एंड इस स्टोरी के थ्रू यानी पूरी स्टोरी के थ्रू एक हाइपोथेटिकल विलेज है जिसके बारे में हम ये चीज़ें बता रहे हैं. पालमपुर, ठीक है, जो पुराना ट्रेडिशनल, ठीक है. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर की मेन एक्टिविटी फार्मिंग है. जैसे नया होगा तो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया होगा, ठीक है, लेकिन पुराना होगा तो वहाँ की मेन एक्टिविटी फार्मिंग ही होगी, राइट. वेयर इज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच ए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. छोटी छोटी स्केल की डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सब होती है साथ में. आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल, ठीक है, ये एक लिमिटेड स्केल पे होती है. These production activities needs various types of resources. इन production activities को बहुत सारे resources की ज़रूरत पड़ती है. जैसे natural resources, तुम्हें पता है resources कौन कौन से हो सकते हैं, उन्हीं की ज़रूरत पड़ती है सारे resources की. man made items की. थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न, हम सीखेंगे पालमपुर की स्टोरी से हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज. कैसे जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे जो चीज़ें हम बनाना चाहते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं कंबाइन होके और सर्विसेज देते हैं विलेज में, ठीक है. यहाँ पे ना हाइपोथेटिकल का मतलब वैसा पिछड़ा वाला बैकग्राउंड का मतलब नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है, प्रॉपर गांव है जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है. इसका मतलब ये है. पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. अच्छे से कनेक्टेड है अपने आसपास के गाँव से और शहरों से. रायगंज एक बड़ा सा विलेज है. इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर. ये पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है. And all-weather road connects the village to रायगंज. जो रोड्स है वो कनेक्ट करती हैं गांव को रायगंज से. एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. और पास के छोटे से टाउन से भी कनेक्ट करती है, वो है शाहपुर. मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन दिस रोड. बहुत सारे तरीके के ट्रांसपोर्ट्स यहाँ दिखते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट, जो बैलगाड़ी होती है वो दिखता है. टांगास दिखते हैं. बाइगाइज यानी वुडन कार्ट जो हमारे बफेलोस चलाती है छोटी वाली, वो भी दिखती है. लोडेड विद जैगरी, गुड़ से भरी हुई बैलगाड़ीज भी दिखती है. एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स. कमोडिटीज मतलब व्हीकल्स, बाकी वो भी दिखते हैं. जैसे मोटर व्हीकल्स हमारे हो गई यानी मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, ये सब हमें रोड्स पे दिखाई देते हैं. This village has about 450 families belonging to several different castes. इसमें लगभग 450 फैमिलीज हैं जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं. The 80 upper caste families हैं. Own the majority of land in the village. जो 80 upper caste families हैं उनके पास गांव की ज़्यादातर लैंड है, ठीक है, मेजॉरिटी है मतलब उनके पास ज़मीन की. Their houses, some of them quite large. उनके जो घर हैं उनमें से कुछ तो काफ़ी बड़े हैं. And are made of brick, ईंटों से बने हैं. with cement plastering से होके. The SCs यानी जो दलित्स है comprise 1/3 of the population. उस जो गांव की पॉपुलेशन का 1/3 SCs है वहाँ पे. And live in one corner of the village. और वो गांव के सिर्फ एक ही कॉर्नर में रहते हैं. And in much smaller houses, some of which are of mud and straw. और बहुत छोटे हाउसेस में रहते हैं जो सिर्फ मिट्टी के और स्ट्रो यानी जो झोपड़ी होती है ना, जो घास फूस की बनी होती है, उस पे रहते हैं. मोस्ट ऑफ हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन. ज़्यादातर हाउसेस में बिजली के कनेक्शंस हैं. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स है सारे ट्यूबवेल्स के लिए फील्ड में. इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस. वो यूज़ की जाती है बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस में भी. पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स. इसमें 2 स्कूल्स हैं, 1 हाई स्कूल, ठीक है. देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कुछ भी हॉस्पिटल टाइप है, कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहाँ पे है. रन बाय द गवर्नमेंट, जिसे गवर्नमेंट चलाती है. एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड. एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ बीमारों का इलाज किया जाता है.
The description above shows that Palampur has fairly well developed system of roads. आपको इससे समझ में आ गया कि इसमें ये वो वाला पिछड़ा इलाका नहीं है, ये थोड़ा सा हर चीज इसमें अवेलेबल है, गांव है लेकिन कहीं ना कहीं ये वेल डेवलप्ड है, वो बिल्कुल बैकवर्ड नहीं है। तो फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल्स है, हेल्थ सेंटर्स है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। अगर आप अपने आसपास के गांव से इन फैसिलिटीज को कंपेयर करोगे तो आजकल तो मैं कहूँगी कि सब जगह फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। जनरली हमारे यहाँ तो आसपास के लोकल के गाँव में, दिल्ली एनसीआर के आसपास के गाँव में तो होती है, राइट। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज, ये एक सिर्फ ख्वाबों का विलेज है, इमेजिनरी विलेज है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज, जो हमें बहुत सारे तरीके की प्रोडक्शन एक्टिविटीज को बताता है गांव में। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। आपको पता है गाँव में सबसे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी फार्मिंग ही होती है, ज़्यादातर फार्मर्स ही होते हैं। The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, जो नॉन फार्म मतलब फार्मिंग के अलावा तो दूसरी कौन सी होगी नॉन फार्म एक्टिविटीज, उसमें क्या क्या है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, शॉप कीपिंग है, कुछ दुकानें भी होती हैं, छोटी मोटी सारी एक्टिविटीज होती है, राइट। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, हम दोनों तरीके की एक्टिविटीज को देखेंगे, एक फार्मिंग भी और एक नॉन फार्मिंग भी, ठीक है। दोनों तरीके कौन कौन सी होगी, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग। नॉन फार्मिंग दैट इज आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन के कुछ जनरल थिंग्स के बारे में लर्न करके, द नैरेटिव इज पार्शियली बेस्ड ऑन द रिसर्च स्टडी बाय गिलबर्ट एटिन ऑफ ए विलेज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। एक गांव का कोई बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का कोई गांव था, उसकी स्टडी की थी ये गिलबर्ट एटिन ने, उस पे बेस्ड है ये पूरा का पूरा नैरेटिव। तो अभी तक बस तुम्हें इतना समझ में आया कि पालमपुर एक विलेज के बारे में तुम्हें बताया, जहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, फार्मिंग है, नॉन फार्मिंग है, ये वेल कनेक्टेड है सिटी से, टाउन से, आसपास के बड़े गाँव से, और छोटी मोटे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग भी होती है या ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी हैं, घरों के लिए भी हैं, और ज़्यादातर जो ज़मीन है वो हाई क्लास के पास है। 1/3 ऑफ SCs हैं जो मड या स्ट्रो के बने हुए घरों में भी रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। प्रोडक्शन का मकसद क्या होता है कि जो हम बनाना चाहते हैं या जो हम सर्विसेज देना चाहते हैं वो हम प्रोड्यूस करें, राइट। There are 4 requirements for production of goods and services. So what we need for production and services? So these are 4 requirements. ठीक है। The first requirement is land. कहीं पे भी कोई भी कंपनी खोलनी है, फार्मिंग करनी है, पर कहते हैं ना कैटल पालना है, कुछ भी करना है, पहले तो आपको जमीन चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो लैंड ही है ना। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे पानी चाहिए, जंगल अगर है तो, या मिनरल्स जो भी चाहिए ये हमें चाहिए, तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी लैंड ही होती है। द सेकेंड रिक्वायरमेंट लेबर, मजदूर चाहिए काम करने वाला। such that people who will do the work, जो काम करेंगे। some production activities require highly educated workers। अब मान लिया तुम एक बड़ी अच्छी सी कंपनी किसी गांव में ले जाके खोलने लगो तो तुम्हें वहाँ पे मिलेंगे, जनरली नहीं मिलेंगे। और वहीं आप छोटा मोटा खेती का काम आप सिटी में आके करने लगो, आपको वहाँ मजदूर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे ही वर्कर्स चाहिए टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, जो हमारे जरूरी टास्क है उनको परफॉर्म करने के लिए। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, जैसे हाथ से काम कर सके। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जहाँ पे ऐसे वर्कर्स चाहिए। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हर जो वर्कर है वो लेबर प्रोवाइड कर रहा है जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। हर वर्कर ऐसा काम करता है, ऐसी लेबर देता है, मजदूरी देता है। पहली रिक्वायरमेंट हो गई हमारी लैंड। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट, अगर मे भी इस पे क्वेश्चन भी है, अप्रूव में है कि नहीं, लेट मी सी, चेक इट।
थ्रेशोल्ड के बारे में बताया गया तो क्वेश्चन कैपिटल ही आना पीछे नहीं करना चाहिए इसका मतलब। What kind of farming methods, modern, traditional, or mixed, do the farmers use? Right or not? What are the sources of irrigation? How much of the country's land is irrigated? From where do farmers obtain the inputs and they require? The difference between multiple cropping and modern farming method. The following table shows what is the working capital required by the farmers. चलो इसे पर्टिकुलर उसको लेके नहीं है, इसने ये अलग अलग इसके मेथड को लेके अलग अलग इसने उस पर रख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग उस पर अलग अलग क्वेश्चन। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी लेबर हो गई। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। जैसे द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। हर स्टेज पे क्या क्या इनपुट देना है। सपोज करो कि इनिशियली जब आपको खुदाई करनी थी खेत की, तो ठीक है हमें ट्रैक्टर का इनपुट की ज़रूरत थी, लेकिन वहीं आपको अगर उसको हार्वेस्ट करना है, काटना है, तो आपको लेबर वर्क चाहिए, ठीक है। वहीं आपको फिर जब मंडी में ले जाके बेचना है तो वहाँ पे आपको मार्केट चाहिए, तो अलग अलग इनपुट चाहिए होते हैं। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल? जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये हमारे इनपुट्स हैं। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो, बहुत छोटे टूल भी हो सकते हैं जैसे किसान का प्लो हो गया, टू सोफिस्टिकेटेड मशीन भी हो सकती है जैसे जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स, ये सोफिस्टिकेटेड थोड़ा सा टिपिकल कॉम्प्लेक्स मशीन्स है, एक्सेट्रा। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार बस फ्लो लिया, वो एक ही बार यूज होगा, काफी टाइम तक यूज होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। यानी आपने अगर एक बार मान लिया ट्रैक्टर लिया तो वो 10 साल 20 साल तक आप उसको यूज कर सकते हो। आपने फिक्स्ड कैपिटल लगा दी, कोई मशीनरी खरीद ली तो वो आपने फिक्स्ड कैपिटल लगा। तो क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इज ये डिफाइन फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल जो आप एक बार लेके काफी टाइम तक, मल्टीपल टाइम्स तक, आप उसको मल्टीपल ईयर्स तक या नंबर ऑफ ईयर्स तक यूज कर सको, विच कैन बी यूज फॉर द मैनी ईयर्स या सिवरल ईयर्स, ठीक है। सेकेंड इज रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल्स, भाई आपने जो प्रोडक्शन किया, सपोज करो कि आपने कपड़ा बनाया, कपड़े के लिए आपको धागा चाहिए, धागा रॉ मटेरियल है, आपने कपड़ा बनाया, खत्म, क्या वो दोबारा यूज होगा? नहीं। हर बार नया कपड़ा बनाने के लिए हर बार फिर से रॉ मटेरियल चाहिए, नहीं चाहिए। And money in hand. Production requires a variety of raw materials. अच्छा ये धागे का एग्जांपल दे दिया मुझे, सॉरी। Variety of raw materials such as the yarn used by the weavers. जो weavers होते हैं वो धागा यूज करते हैं, and the clay used by the potters. जो पोटर क्ले यूज करते हैं, मान लिया वो एक बार पोटरी बना दी उस क्ले की, तो वो दोबारा तो यूज नहीं होगी ना, तो वो एक ही बार यूज हुई। So also some money is always required during production to make payment. भाई जो आपने लेबर लगाई है वहाँ की, उसकी पेमेंट देने के लिए भी तो आपने मनी एक बार दे दिया, खत्म। एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, बाकी और आइटम्स को खरीदने के लिए। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड जो आपने लेबर्स वगैरह की पेमेंट के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, हाउस रेंट भरने के लिए, ये सब आपने यूज कर लिया, ठीक है। Unlike tools, machines and buildings, these are used up in production. इनके अलावा मतलब इनकी तरह जैसे ये यूज होते हैं, लेकिन ये भी यूज होते हैं, लेकिन ये इनकी तरह यूज नहीं होते, क्योंकि टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स तो आप मान लिया बिल्डिंग आपने एक बार बना लिया, वो सिविल ईयर तक आप यूज करते रहोगे ना उसे, ठीक है। तो वो क्या है? फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यहाँ पे चौथी रिक्वायरमेंट भी है। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड। आपको नॉलेज की भी जरूरत होती है और एंटरप्राइज की भी, कि उस जमीन को एक साथ रख पाओ, यानी लेबर को, जमीन को और फिजिकल कैपिटल को सबको मिला के एक साथ काम करा पाओ। एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट, कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर पाओ, आइदर टू यूज योरसेल्फ, या तो खुद को यूज करने के लिए, और टू सेल इन द मार्केट, या उसे मार्केट में बेचने के लिए। व्हाई आर यू डूइंग दैट?
यहाँ रखो, मैंने तुमसे छेड़ने के लिए बोला अभी। these days is called human capital। इसको क्या कहा जाता है? जो नॉलेज की जरूरत हुई ये थी ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, we shall learn more about human capital in the next chapter। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपिटल है बेटा। अगर आपके पास बहुत सारी जमीन है लेकिन आपके पास स्किल ही नहीं है उस जमीन को यूज करने के लिए तो फायदा क्या, राइट। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। इसमें आप मुझे बताओ कि कौन सा इसमें फिक्स्ड कैपिटल है, कौन सा लैंड। देखो लैंड है ये जमीन जहाँ पे कंपनी बनी हुई है, लेबर जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये मशीनें लगी हुई है ये क्या है? फिक्स्ड कैपिटल। एंड ये जो धागा यूज किया जा रहा है ये रो कैपिटल है ना, ये रो मटेरियल मतलब वर्किंग कैपिटल रो मटेरियल में आ जाता है। ये लेबर भी क्या है? वर्किंग, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। और बाकी ये जो मशीन है ये सब हमारी जो जमीन है ये क्या है? फिक्स्ड कैपिटल। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। हर एक प्रोडक्शन किससे ऑर्गेनाइज होता है बेटा? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल से, which are known as factors of production। तो question arise here, what are the factors of production? Land, labor, physical capital and human capital। इन्हें हम factors of production कहते हैं। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production। हम पहले तीन फैक्टर्स लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल को पढ़ेंगे पालमपुर की स्टोरी पढ़ के। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। हम फिजिकल कैपिटल को कैपिटल ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। इतना भी आपको समझ में आया कि हमारा जो प्रोडक्शन है उसके फैक्टर्स क्या क्या है? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है? लैंड हो गई, लेबर हो गई, फिजिकल कैपिटल हो गई। फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल हो गई। एंड फोर्थ वन इज ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है? नॉलेज, ठीक है, नॉलेज एंड स्किल्स। चलो इसको रखो। दोनों पढ़ रही है एक्चुअली, तो अभी हमारी फिजिक्स कराई जा रही है वहाँ पे, तो फिजिक्स ही करेगा कॉलेज। हालांकि बायो का भी फर्स्ट चैप्टर आएगा ही आएगा वैसे तो, ऐसा नहीं है। कितना मोशन कराया है इसमें? नहीं, क्या कराया है इसमें? कुछ छोटे बच्चे वाली चीज़। 5 मिनट रुक जाओ, मैं इसको बढ़ा दूँ, ठीक है। 20 मिनट नहीं, 5 मिनट। In everyday life we see some objects at rest and others in motion। हम हर रोज की जिंदगी में कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं वो रेस्ट में हैं और कुछ मोशन में हैं। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लो थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। जो चिड़ियाएँ उड़ती हैं, फिश स्विम करती है, ब्लड फ्लो करता है हमारी वेन्स एंड आर्टरीज से। एंड कार्स मूव, atoms, molecules, planets, stars and galaxies are all in motion। ये सब के सब motion में है। We often perceive an object to be in motion when its position changes with time। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहेंगे? जब इसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज होती है। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences। कई बार ऐसी situations आती हैं जहाँ पे जो मोशन है वो डायरेक्ट हमें दिखाई नहीं देता, हम उसको परस्यूम करते हैं इनडायरेक्ट एविडेंसेस से, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट। हम एयर के मोशन को डस्ट के मूवमेंट को ऑब्जर्व करके महसूस कर पाते हैं। एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज से हम पता कर पाते हैं कि एयर का मूवमेंट चल रहा है। What causes the phenomena of sunrise, sunset and changing of seasons? क्या चीज है जो सनराइज होता है, सनसेट होता है, सीजन्स का चेंज होता है? Is it due to the motion of the earth? ये क्यों होता है? motion of the earth। If it is true, why don't we directly perceive the motion of the earth? अगर ये सही है तो हमें अर्थ का मोशन डायरेक्टली दिखाई क्यों नहीं देता, परसीव क्यों नहीं होता? An object may appear to be moving for one person and stationary for some other person। एक ऑब्जेक्ट किसी एक पर्सन के लिए मूविंग हो सकता है एंड दूसरे पर्सन के लिए स्टेशनरी हो सकता है। लाइक अगर इफ यू आर सिटिंग इन ए बस, तो आपके लिए जो बस में आप बैठे हो तो बस आपके लिए स्टेशनरी है,
बट अंदर जो बंदा खड़ा, बाहर जो बंदा खड़ा हुआ है उसके लिए तो बस मूविंग है, राइट। फॉर द पैसेंजर्स इन मूविंग, the roadside trees appears to be moving backwards। ये बस एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट हो गया कि जो रोड साइड ट्रीज हैं वो हमें पीछे की तरफ चलते दिखाई देते हैं जब हम कार बस में बैठे होते हैं, बट क्या वो ट्री एक्चुअल में मूविंग है? नो, वो हमारे रिस्पेक्ट में मूविंग है ना। A person standing on the roadside perceives the bus along with the passenger as moving। जो पर्सन खड़ा हुआ है रोड साइड में वो ऐसा मानता है कि पैसेंजर्स बस के साथ मूव कर रहे हैं। However, a passenger inside the bus sees his fellow passengers to be at rest। एक पैसेंजर जो बस के अंदर बैठा हुआ है वो अपने फेलो पैसेंजर्स को रेस्ट में ही फील करता है। What do these observations indicate? ये observations क्या इंडिकेट करती है बेटा? ये यही बताती है कि मोशन किसी के रेस्पेक्ट में देखा जाता है ना। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, ज्यादातर कॉम्प्लेक्स होते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स मे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, कुछ ऑब्जेक्ट्स शायद सीधी मूव करें, एंड अदर्स मे टेक ए सर्कुलर पाथ। सम मे रोटेट एंड फ्यू अदर्स मे वाइब्रेट, कुछ रोटेट हो सकती है, कुछ वाइब्रेट हो सकती है ना। There may be situations involving a combination of these। यहाँ पे कुछ situations हो सकती हैं जो इनके combination से बनी है, यानी vibration से और rotation से, दोनों के combination से बनी है। In this chapter we shall first learn to describe the motion of objects along a straight line। इस chapter में पहले हम straight line motion को पढ़ेंगे किसी भी object का। We shall also learn to express such motion through simple equations and graphs। हम ऐसे मोशंस को सिंपल इक्वेशंस और ग्राफ से उनको समझेंगे, ठीक है। लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम सर्कुलर मोशन के डिस्क्राइब करने के तरीकों को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, मैं चाहती हूँ आप सारी एक्टिविटीज वगैरह सब कुछ अटेंड करो, आप एक भी वर्ड मिस ना करो अपनी बुक से, ठीक है। डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन द मोशन। ऑब्वियसली दीज आर इन रेस्ट, राइट, विद रिस्पेक्ट टू अस, but with respect to sun they are in motion, है ना। Have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? कभी तुमने एक्सपीरियंस किया है जिस ट्रेन में आप बैठे हो वो है तो एक्चुअल में रेस्ट में, पर वो हमें अपीयर्स होती है कि मूविंग है। कब होती है? When another train passes nearby your train, है ना, तब आपको लगती है ना, आप रेस्ट में बैठे हो पर दूसरी ट्रेन जब पास होगी तो आपको लगता है आप भी आगे चल रहे हो, पीछे जा रही है आप आगे चल रहे हो, ठीक है। डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, तुमने डिस्कस कर ही दिया, राइट। थिंक एंड एक्ट। वी समटाइम्स आर एंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम कई बार खतरे में होते हैं हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स के मोशन की वजह से, स्पेशली इफ दैट मोशन इज इरेटिक एंड अनकंट्रोल्ड। अगर ऐसा हो जाए जिसे आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओ। एज ऑब्जर्व इन ए फ्लडेड रिवर। अब रिवर का जो मोशन है फ्लडेड रिवर का, उसे आप कंट्रोल कर सकते हो? नो, और वो एक डायरेक्शन में भी नहीं है। ए हरिकेन और ए सुनामी, इसके मोशन को आप कंट्रोल कर सकते हो? नो। ऑन द अदर हैंड कंट्रोल मोशन कैन बी सर्विस टू ह्यूमन बीइंग सच एज इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। वहीं पे जब रिवर का फ्लो हो रहा है लेकिन वो कंट्रोल्ड मोशन में हो रहा है तो आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर आपने यूज कर लिया, है ना। तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को आपने में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया तो आपने उसको ह्यूमन बीइंग के लिए यूज कर लिया, राइट। Do you feel the necessity to study the erratic motion of some objects and learn to control them? क्या तुमने इस जरूरत को समझा है कि हमें ये पढ़ना चाहिए कि कैसे सब कुछ ऑब्जेक्ट्स के erratic मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं?